हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए महामैराथन वीडियो का टॉपिक सेकेंड लाया हूँ और आज मैं सीडीपी का पूरा निचोड़ लाया हूँ। आज मैं पूरा सीडीपी का निचोड़ आपके लिए लाया हूँ और यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और मैं एक एक शब्द का, जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं उसका अर्थ भी लाया हूँ, ताकि आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं हो। आपके अंदर एक ऐसा भावना महसूस हो कि आपको लगे कि आप सीटेट एग्ज़ाम को बिल्कुल ही क्रैक कर दोगे। तो आइए हम अपने पहले सवाल पर आते हैं कि गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है। पहला है, वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके, किसी खास बच्चे पर ध्यान दे सके, वे अपना स्वमूल्यांकन करें, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ समझिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं। उस गतिविधि, कार्यक्रम और सीखने के अनुभवों को संदर्भित करता है जो स्कूल में छात्र के जीवन कौशल को निखारती है। ये ऐसे अनुभव होते हैं जो स्कूली पाठ्यक्रम से जुड़े होते हैं। गतिविधि जो होता है एक टीचर करता है और उसको चांस मिलता है, मौका मिलता है कि वह हर एक बच्चे पर ध्यान दे। अब आप कि टीचर जो है वह फोकस करता है बच्चे पर, वो बाल केंद्रित है और बाल केंद्रित में सभी बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। गतिविधि में स्वयं चाइल्ड भाग लेता है और टीचर भी उसको डायरेक्शन देता है और गतिविधि चाइल्ड करता है, टीचर को समय मिलता है। आप इतना समझ रहे हैं। अब आते हैं, देखिए हम अपने क्वेश्चन पर कि देखिए क्या है कि गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है। गतिविधि अध्यापक को क्या मौका देती है कि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके, क्योंकि गतिविधि जब कर होता है तो बच्चा गतिविधि में भाग लेता है और टीचर को समय मिलता है ताकि वह हर बच्चे को ध्यान दे सके। ठीक है। तो आपका देखिए आंसर ये राइट जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, कि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके। ठीक है। अब देखिए आपका ये 2 नंबर नहीं होगा, क्योंकि खास बच्चे पर नहीं, ये गलत बात है। स्वमूल्यांकन भी नहीं होगा, उपरोक्त में कोई नहीं, तो आपका ये राइट जाएगा 1 नंबर का। गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके, क्योंकि आप टीचर हैं, आपके लिए प्रत्येक बच्चा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपका कर्तव्य है कि आप सभी बच्चे पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक बच्चे पर। तो गतिविधि होने पर टीचर को मौका मिल जाता है कि वो हर बच्चे को देखे, क्योंकि गतिविधि करता है बच्चा, उसमें इन्वॉल्व रहता है, फिर टीचर सबको देख रहा है कि वो सही से एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं। तो आपका 1 राइट जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 नंबर में डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है। 1 नंबर में देखिए क्या, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। देखिए छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए आवश्यक है कि उसमें स्वस्थ प्रतियोगिता का भावना उत्पन्न करो। जब कंपटीशन का भावना होगा तो बच्चा अभिप्रेरित होता है। प्रश्न पूछने से चाइल्ड अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरण एवं आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह लता को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है ना, उसी तरह अभिप्रेरणा, मोटिवेशन आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। आप समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन पर आइए। डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना गया है। ठीक है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछने से क्या होता है, यह अभिप्रेरित शिक्षा का संकेतन है कि इसका मतलब है बच्चा अभिप्रेरित है। प्रश्न पूछने का एक इशारा करता है कि बच्चा भाई मोटिवेट है, तब ना वो प्रश्न पूछ रहा है। कक्षा में एकदम खामोशी, ये तो होगा नहीं। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, जब विद्यार्थी स्टूडेंट बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो समझिए वो अभिप्रेरित शिक्षण संकेतन उसको कहा जाएगा। ठीक है। आप ये समझ गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक डॉट डॉट काल है कम महत्वपूर्ण
अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। आप समझिए, शैशव काल आपका 0 से 2 साल हो गया, पूर्व बाल काल 2 से 6 साल हो गया, उत्तर बाल काल 6 से 12 हो गया, किशोरावस्था 12 से 18 हो गया। जब नवजात शिशु इन्फेंसी जो है, जब नवजात शिशु होता है तो उसके अंदर प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। ठीक है, जब कोई नवजात शिशु रहता है तो उसके अंदर प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ती है। महत्वपूर्ण का मतलब होता है महत्व से भरा, खास, विशेष। और महत्वपूर्ण मतलब खास नहीं। संवेदनशील मतलब दूसरे की अनुभूति से शीघ्र प्रभावित होना। समान पीड़ा का अनुभव करना मतलब संवेदनशीलता। अति मतलब ज़्यादा, कम मतलब थोड़ा, अम्न नहीं। निरपेक्ष मतलब किसी वस्तु के अपेक्षा न, किसी की बात की इच्छा ना होना। 0 से 2 इन्फेंसी है। भाषा विकास का ये अति संवेदनशील है। अब आप अपने टॉपिक पर आइए। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन यही ना, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल क्या होता है? कम महत्वपूर्ण, ये एकदम बिल्कुल गलत। कम महत्वपूर्ण नहीं है भाई। अमहत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नहीं, ये भी गलत। निरपेक्ष, ये भी गलत है, क्योंकि निरपेक्ष किसी बात की इच्छा ना होना, ये तो गलत है ना। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल क्या होता है? अति संवेदनशील होता है। अति मतलब बहुत ज़्यादा, संवेदनशील मतलब जो दूसरे का अनुभूति से जल्दी प्रभावित हो जाए, तो अति संवेदनशील आपका राइट जाएगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है, ये जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये शुरुआती बचपन जो होता है, ये अति संवेदनशील होता है। ये पूरा संवेदनाओं से भरा रहता है। आपका 3 राइट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 साल। देखिए शैशव काल जन्म से 2 वर्ष तक, बाल्यकाल 2 पार्ट में बटा, पूर्व काल बाल्यकाल अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, उत्तर बालकाल लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष। देखिए पूर्ववर्ती बाल्यावस्था मतलब पूर्व बालकाल अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, उत्तर बालकाल यानी परवर्ती बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल, पूर्ववर्ती मतलब पहले, परवर्ती मतलब बाद, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए समझिए आप बढ़िया से। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती, परवर्ती मतलब क्या हुआ? परवर्ती मतलब हुआ बाद। निम्नलिखित में कौन सा आयु परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? आपका 11 से 18, ये एकदम गलत हो जाएगा। 18 से 24, ये भी गलत हो जाएगा। जन्म से 6, ये भी गलत हो जाएगा। तो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी, परवर्ती बाल्यावस्था जो है आपका उत्तर बाल्यकाल होता है। ये आपका क्या होता है? कितना? 6 से 12, 6 से 12 होता है, लेकिन यहाँ 6 से 11 दिया, तो ये भी चलेगा। आपका ये राइट जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था नहीं उत्तर बालकाल लेटर चाइल्डहुड, ये 6 से 12 है ना, तो 6 से 11 आपका राइट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 5 नंबर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित? अंतःसंबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, इसमें कौन सा राइट होगा? देखिए निरंतरता का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कभी नहीं रुकेगा। यह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, पूरे अंग को, और फिर अंग के भाग को चलाना सीखता है। जैसे एक बालक पहले पूरे हाथ को चलाएगा, फिर उंगली को चलाएगा, फिर हाथ और उंगली को एक साथ चलाना सीखेगा, एकीकरण हो गया। अब देखिए अंतःसंबंध सिद्धांत क्या हुआ? विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। अब अंतःक्रिया का संबंध देखिए क्या है? ये डी बराबर क्या होता है? एच गुना ई, विकास बराबर आनुवंशिकता गुना वातावरण। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए यहाँ हमारा टॉपिक क्या है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? कभी न समाप्त होने वाली। तो ये देखिए अंतःसंबंध तो है नहीं, एकीकरण भी नहीं है, अंतःक्रिया भी नहीं है, तो निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर मतलब जो कभी ना रुके, ना रुकने वाला। ये कहता विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है ना, ये निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ये माँ के गर्भ से जो शुरू होगा ये मृत्यु पर्यंत चलेगा, इसलिए निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, कभी ना रुकेगा, ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उसके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। देखिए इसमें कौन सा राइट आपका होगा। बच्चा उसी वातावरण में सीख सकता है जहां उसके अनुभवों एवं भावनाओं का उचित स्थान मिले। अगर बच्चा के अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिलेगा तो वह उस वातावरण में सीख सकता है। आपका एकदम राइट जाएगा ये 1 नंबर। अब देखिए ये नहीं होगा, उसको खाली खेलने का मौका मिलेगा, खाली खेलबे करेगा तो कम चलेगा नहीं, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, ये भी गलत। कड़ा अनुशासन हो, ये भी बिल्कुल निगेटिव है। तो बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उसके अनुभव एवं भावनाओं का उचित स्थान मिला। आपका एकदम ये राइट जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे, ये 7 नंबर का समझिए। सामाजिकरण प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगिता विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व: परिवार और पड़ोस, गांव और शहर, देश एवं राजनीतिक, परिवार एवं संचार साधन। देखिए सामाजिकरण में मानव कौशल क्षमता, अनुकरण करना, परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सब सुशील बनना, संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्य, नैतिकता, ये सब सीखता है व्यक्ति। सामाजिकरण से ही मानव सब कुछ सीखता है, इसे कहिए। परिवार, बालक के सामाजिकरण में परिवार का प्रमुख स्थान है। पड़ोस एक बड़ा परिवार होता है, इस जगह समझिए जरा बढ़िया से कि यह जो पड़ोस है ना, ये पड़ोस एक बड़ा परिवार है। अब समझिए अपने टॉपिक को, ठीक है, समझिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, सामाजिकरण प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगिता विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन? आपका राइट जाएगा ये परिवार और पड़ोस। देखिए परिवार और पड़ोस, पड़ोस क्या आपका एक बड़ा परिवार है, क्योंकि इसको आप पड़ोस को भी परिवार कहिए। ये देखिए आपका छोटा परिवार 2 प्रकार का हुआ, एक परिवार और एक पड़ोस। ये छोटा हुआ, ये बड़ा, ये छोटी इकाई, ये बड़ी इकाई। तो सामाजिक प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगिता विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या? परिवार और पड़ोस है। गांव और शहर आपका राइट नहीं जाएगा, देश और राजनीतिक नहीं जाएगा, परिवहन और संचार साधन नहीं, आपका ये जाएगा परिवार और पड़ोस, आपका ये राइट होगा 1 नंबर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव कहलाती है। आत्मसात्करण, समायोजन, अहम केंद्रितता, अनुकूलन। अब देखिए आत्मसात्कीकरण, एसिमिलेशन क्या है? पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ दीजिएगा, आत्मसात्कीकरण हुआ। समायोजन क्या? एडजस्टमेंट क्या है? पुराने स्कीम अर्थात ज्ञान को परिवर्तित कर दीजिएगा। आपका अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या? वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। अहम केंद्रितता क्या? ईगोसेंट्रिक क्या है? जो केवल अपने बारे में सोचता, दूसरे की परवाह नहीं करता। अब देखिए आपका कौन सा राइट होगा। देखिए यहाँ नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणाओं में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप देखिए नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान में बदलाव की प्रक्रिया, ये आपका क्या कहलाएगा? समायोजन तो नहीं कहलाएगा, अनुकूलन भी नहीं कहलाएगा, अहम केंद्रितता भी नहीं कहलाएगा, ये आपका आत्मसात्करण होगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव करने का प्रक्रिया, ये आपका क्या हो जाएगा? आत्मसात्कीकरण हो जाएगा, आपका ये राइट जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलरबर्ग, किम्बल यंग। ठीक है, देखिए जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और कहा कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान, जो वह ज्ञान प्राप्त करता है, उसका भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है, हर अवस्था में बदलेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका टैलेंट बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा और परिमार्जित यानी त्रुटि को दूर करेगा वो। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक को ज्ञान प्राप्त करेगा। कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास अवस्था का सिद्धांत दिया और इसने 3 भागों में इसको बांटा। पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 साल, परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 साल, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर 13 वर्ष से ऊपर। अब देखिए नैतिकता, ये मोरलिटी क्या है? वह गुण जिसमें बालक सही और गलत की पहचान करता है। ठीक है, अब देखिए किम्बल यंग ने बहुमुखी और अंतर्मुखी सिद्धांत दिया। अब देखिए हमारा टॉपिक देखिए क्या है कि निम्नलिखित में किसने नैतिक विकास अवस्था का सिद्धांत दिया? जीन पियाजे ने तो नहीं दिया, ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। किम्बल यंग ने क्या दिया? बहुमुखी और अंतर्मुखी सिद्धांत दिया। तो इसमें कहता है नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? तो आप ये जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, ये आपका राइट 3 जाएगा, आपका राइट ये 3 नंबर जाएगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय में लड़कियों को परिचय दिया जाता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्ति, परिचयात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन। देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है? पुरुष या महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना कि जैसे लड़की है सुरीला गा सकती है, लड़का सुरीला नहीं गा सकती है, लड़का का मैथ मजबूत होता है, लड़की का मैथ कमजोर होता है। प्रवृत्ति मतलब आदत या झुकाव। वैश्विक मतलब विश्व संबंधी होता है। परिचयात्मक उपागम यह बच्चे को मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाता है। प्रगतिशील चिंतन क्या हुआ? यह करके सीखने, समस्या समाधान पर केंद्रित होता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए आप ध्यान से। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता है और विद्यार्थी को तैयार किया जाता है। एक विद्यालय में लड़कियों को वरीयता दिया जाता है, लड़की को वरीयता दिया जाता है। देखिए आपका क्या होगा? ये वैश्विक प्रवृत्ति तो होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। आपका परिचयात्मक उपागम भी नहीं होगा, प्रगतिशील चिंतन भी नहीं होगा। तो लड़की को वरीयता दे रहा है कि लड़की पर यहाँ गाएगा, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह है, क्योंकि लैंगिक पूर्वाग्रह में एक सोच बना लेता है, एक निश्चित सोच बना लेता है। जैसे कि यहाँ क्या कर रहा है कि लड़की को गाने के लिए तैयार कर रहा है। इसका मतलब है कि समाज में यह धारणा बनाए कि सुरीला लड़की गा सकती, एक धारणा बनाए पहले से, यही लैंगिक पूर्वाग्रह है। समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों के द्वारा उसके लिंग पक्षपात व्यवहार का अधिक संज्ञान। इसमें आपका कौन सा राइट जाएगा? देखिए, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? ये पुरुष और महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती करना। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाओ और कड़ाई से पालन करना, ये भी यूनिक नहीं है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़का का चयन करना, ये भी यूनिक नहीं है। तो आपका इसमें सबसे यूनिक है ये वाला कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातों द्वारा का अधि संज्ञान या अधि संज्ञान मतलब समझ या ज्ञान। ये टीचर जो है विद्यालय में क्लास में बच्चे के सामने जो है लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर अधिसंज्ञान प्रस्तुत करे, ज्ञान प्रस्तुत करे और बच्चे को जागरूक करे। आपका राइट ये 4 नंबर जाएगा, ये राइट आपका 4 जाएगा, इसलिए आपका 4 नंबर सही होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है अध्यापक का लिंग, जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, नीतिपरक। समझिए, लिंग मना जाति, इसमें नर्मदा आता है। जेंडर पक्षपात मतलब बालकता बालिका के बीच व्याप्त लैंगिक असमता, लड़का लड़की में भेदभाव। नीति परक मतलब नीति युक्त, जिसमें नीति हो। नीति किसको कहते हैं? उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, दृष्टिकोण, नजरिया, देखने विचारने का ढंग। शिक्षाप्रद मतलब क्या होता है? शिक्षाप्रद मतलब शिक्षा देने वाला ज्ञान। ठीक है, यानी ज्ञान देने वाला शिक्षा। अब आइए अपने टॉपिक पर। देखिए टॉपिक हमारा क्या है। जब एक शिक्षक यह समझता है, एक टीचर यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छा है, अब लड़का गणित में अच्छा है, लड़की कमजोर है, ये चीज़ क्या दर्शाता है? एकदम दिखाता है लिंग, जेंडर पक्षपाती, लड़का लड़की में भेद करता है। क्यों भाई? लड़की क्यों कमजोर होगा? अभी देखिए, एक से एक लड़की मैथमेटिक्स टीचर है, लड़की मैथ में बहुत अच्छा कर रहा है, क्यों लड़की कमजोर होगा? तो ये लिंग जेंडर पक्षपाती है। आपका ये 1 नंबर राइट जाएगा। ये आपका शिक्षाप्रद, ये गलत है। यहाँ भेद कर रहा है, शिक्षाप्रद कैसे हो सकता है? बिल्कुल शिक्षाप्रद नहीं है, ये गलत बात है। सही दृष्टिकोण वाला ये भी गलत है, नीतिपरक ये भी गलत है। तो आपका ये जाएगा लिंग जेंडर यानी पक्षपाती कर रहा है, लड़का लड़की में भेद कर रहा है कि लड़का का मैथ बढ़िया है, लड़की का मैथ कमजोर है। आपका ये जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक हो, समावेशन को हतोत्साहित करता हो, आवृत्ति को बढ़ावा देता हो, खोज को प्रोत्साहन देता हो। एक एक शब्द समझिए। अर्जन देखिए क्या है? प्राकृतिक रूप से सीखना, जैसे अनुकरण कॉपी करके सीखना। जैसे हम लोग मातृभाषा सीखते हैं, घर में हम लोग बोलना चालना जो घरेलू भाषा सीखते हैं, ये अर्जन है, इसमें हम लोग कॉपी करके सीख लेते हैं। अधिगम क्या है? संसाधन के द्वारा सीखना। जैसे हम हिंदी हमारा मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी हम सीख रहे हैं, तो अब हमको टीचर चाहिए, रिसोर्स चाहिए, बुक चाहिए, स्कूल चाहिए, संसाधन रहेगा तब सीखेंगे, ये अधिगम है। अब देखिए, जैसे मातृभाषा के अलावा दूसरा भाषा जो हम सीखते हैं, ये अधिगम है। प्रगतिशील कक्षा में खोजपूर्ण कार्यों हेतु प्रोत्साहन देना अधिगम को सुगम बनाता है। हतोत्साहित मतलब उत्साह को नष्ट करना। यहाँ देखिए समावेशन किसको कहेंगे? सभी बच्चे
कि शिक्षा साथ एक ही विद्यालय में हो, सभी बच्चे का शिक्षा साथ और एक ही विद्यालय में हो। नियामक क्या हुआ, नियम या कायदा बांधने वाला। आवृत्ति क्या हुआ, बार बार होना या दोहराव। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। किसी प्रगतिशील कक्षा का व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक हो, यानी कड़ा नियम कायदा बांधने वाला। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समावेशन को हतोत्साहित, हतोत्साहित शब्द आया तो एकदम गलत। आवृत्ति को बढ़ावा देना यानी बार बार दोहराओ, ये भी गलत। तो देखिए खोज को प्रोत्साहन देता है, जैसे प्रोत्साहन की बात आया, देखिए पॉजिटिव है आपका, ये 4 नंबर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा यानी विकलांग, जिसको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। देखिए विशेष आवश्यकता वाला बच्चा जैसे दिव्यांग है, शरीर से अयोग्य है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग करने से, अगर अलग कर दीजिएगा उसको तो हीन भावना आ जाएगा। अब देखिए विशेष शब्द जो होगा वो अलग कर रहा है, तो देखिए यहाँ विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसको शिक्षा उपलब्ध कराइएगा, तो विशेष विद्यालय में यानी इसको अलग कीजिएगा, ये एकदम गलत बात है। अलग नहीं कीजिए, हीन भावना हो जाएगा। विशेष विद्यालय में अलग करोगे हीन भावना हो जाएगा। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक द्वारा अलग जैसे होगा बच्चे में हीन भावना, तो क्या होगा, अन्य समान बच्चे के साथ, जब वो साथ में पढ़ेगा तो उसका अपना जो दिव्यांग है, विकलांग है, उसको हीन भावना का वो शिकार नहीं होगा। सबके साथ वो जब मिलकर पढ़ेगा तो उसके अंदर पॉजिटिव सोच आएगा, आपका एक राइट जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, एक सीमा के बाद रुक जाती है, एक निश्चित आयु तक चलती है, उपरोक्त में कोई नहीं। देखिए सीखना जीवन पर्यंत चलती रहती है, जीवन पर्यंत पूरे जीवन चलेगा। तो देखिए आपका कौन सा राइट होगा, जीवन पर्यंत चलती है, एकदम बिल्कुल राइट। सीखना जीवन पर्यंत पूरे होल लाइफ चलेगा, एक सीमा के बाद रुक जाएगा, बिल्कुल गलत। एक निश्चित आयु तक चलेगा, बिल्कुल गलत। उपरोक्त में कोई नहीं, ये भी गलत। तो सीखना जो है लर्निंग एक प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत पूरे उम्र चलेगा, आपका एक राइट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता डॉट भूमिका निभाना चाहिए। नकारात्मक, अग्रणमुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। समझिए इसमें बड़ा कठिन शब्द है। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रणमुखी भूमिका निभाना चाहिए तथा उसे और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये अग्रणमुखी भूमिका में क्या, देखिए उन्मुख, उन्मुख मतलब ऊपर की ओर, मुख क्या दृष्टि वाला, अग्र न पहला, अग्रणमुखी मतलब पहले बोलने वाला। जैसे देखिए, जैसे उसका बच्चे का पेरेंट्स है, पहले कुछ बोला, अब उसका बच्चा कॉपी करे, अग्रणमुखी मतलब पहले बोलने वाला। सहानुभूति मतलब कोई दूसरा हमारे दुखों के प्रति समान अनुभूति प्राप्त करे। नकारात्मक मतलब किसी बात से इनकार किया गया हो। तटस्थ मतलब निष्पक्ष। अब देखिए यहाँ अपना टॉपिक पर आइए। क्वेश्चन देखिए क्या, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका रखना चाहिए। नकारात्मक, बिल्कुल गलत, निगेटिव नहीं रखो भाई। सहानुभूतिपूर्ण, अब खाली सहानुभूति रखोगे तो काम नहीं चलेगा। तटस्थ माना निष्पक्ष, ये भी बढ़िया नहीं। तो अग्रणमुखी होइए। अग्रणमुखी मतलब कि आप पहले बोलिए, पहले कीजिए, ताकि आपको देखकर बच्चा आपका कॉपी कर सके। आपको अग्रणमुखी बनना पड़ेगा, ठीक है। अग्रणमुखी बनिए, आप अच्छी भूमिका अदा कीजिए, बच्चे के सामने अपना अच्छा प्रस्तुत कीजिए, आपको बच्चा कॉपी करेगा। बच्चे को अच्छा चीज़ के लिए प्रोत्साहित कीजिए, आपको आगे बढ़कर करना होगा। बच्चे को आप बोलिएगा तब आपको वो भी आप बोलेगा। अग्रणमुखी आपका 2 नंबर राइट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। चाक्षुक, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। तथ्यात्मक में वास्तविक या सटीक, संग्रहण में जमा, स्पर्श में छूना, चाक्षुक में आंख से। देखिए आपका कौन सा राइट जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण। चाक्षुक, एकदम बिल्कुल राइट होगा। चाक्षुक यानी आप चाक्षुक मतलब आँख से, ये आँख से आप कोई भी चीज़ को सीखते हैं ना। निम्न में कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है। आप चाक्षुक, बिना आँख का आप नहीं सीख पाए। संग्रहण खाली जमा करने से नहीं सीखिएगा। तथ्यात्मक खाली वास्तविक या सटीक रहेगा तो नहीं सीखिएगा। स्पर्श संबंधी खाली छू करने, तो चाक्षुक इसमें सबसे राइट जाएगा। निम्न में कौन सीखने की शैली का एक उदाहरण है, तो चाक्षुक यानी आँख के द्वारा, ये आपका राइट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डॉट डॉट होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। देखिए ये मूल प्रवृत्त्यात्मक क्या है? वह क्रिया जो जन्मजात होता है, जन्म से ही होता है। यह एक आंतरिक बल है जो आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक, जैसे भूख, प्यास, दुख, सुख, गुस्सा। संरक्षित मतलब अच्छी तरह से बचा कर रखा हुआ। संज्ञानात्मक मतलब जन्म, संवेगात्मक मतलब उत्तेजित अवस्था, भावात्मक स्थिति। अब देखिए शैशवावस्था में, यहाँ देखिए शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब वह क्रिया जो जन्मजात होता है। ये देखिए शैशवावस्था में बच्चे में क्रियाकलाप जो होता है, ये क्या होता है? इसका मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी वह यह जन्मजात होता है। ये संरक्षित नहीं होता है, ये गलत है। संरक्षित नहीं होगा क्योंकि अच्छी तरह से बचा कर रखा हुआ नहीं होगा। संज्ञानात्मक मतलब जानना नहीं होगा। संवेगात्मक उत्तेजित अवस्था भी नहीं होगा। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक शैशवावस्था में जो इन्फेंसी है 0 से 2 साल वाला में बच्चे की क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी वह क्रिया जो जन्मजात हो बच्चे में। जैसे बच्चे में भूख है, प्यास है, दुख है, सुख है, गुस्सा है, यानी इसमें जन्मजात ही होता है आपका। ये राइट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखना क्या होगा? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से छीन संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों स्वतंत्र, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। देखिए आपका कौन सा राइट है? सीखना सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है, ये बिल्कुल गलत है। संवेगों के छीन संबंध रखता है, छीन मतलब कमजोर संबंध, बिल्कुल गलत। सीखने वाले के संवेगों स्वतंत्र, बिल्कुल गलत। तो सीखना क्या है? लर्निंग देखिए क्या है, ये सीखना क्या है? सीखना सीखने वाले के संवेग को प्रभावित करता है। ठीक है, संवेग मतलब क्या होता है? संवेग मतलब वह हिला देना, उत्तेजित करना। तो सीखना देखिए क्या है? सीखना सीखने वाले के संवेग को प्रभावित करता है, आपका ये राइट जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करना और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। परिक्षेप में एक शिक्षक की भूमिका है। संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। समझिए एक एक शब्द। परिक्षेप मतलब दृश्य होता है, सीन। संप्रेषक में सूचक देने वाला, व्याख्याता में व्याख्या करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला। सुगमकर्ता किसको कहते हैं? पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ ज्ञान का संचालन करने वाला। और निर्देशक मतलब दिशा निर्देश करने वाला। तो देखिए आपका कौन सा ये होगा? बच्चे में ज्ञान की रचना करना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिक्षेप में, इस दृश्य में एक शिक्षक का क्या भूमिका है? संप्रेषक और व्याख्याता का खाली है, बिल्कुल गलत। सुगमकर्ता का, खाली सुगमकर्ता का, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तालमेल बैठाने का नहीं, तो निर्देशन की, यानी दिशा निर्देश देने वाला का। क्योंकि बच्चे में ज्ञान की रचना करना और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। तो परिचय में एक शिक्षक का भूमिका है निर्देशन की, यानी निर्देश देने का। क्योंकि टीचर निर्देश देने वाला होता है, बाकी तो बच्चा स्वयं करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गति प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। देखिए सहानुभूति ये कौशल संवेगात्मक देना है। संवेगात्मक उत्तेजित अवस्था। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि संबंधित है? याद करना। देखिए ये संवेग से नहीं है, संवेग से ये कंसर्निंग नहीं है। गति प्रक्रम ये भी संवेग से संबंधित नहीं है। विचार करना ये भी संवेग से संबंधित नहीं। सहानुभूति देना ये कौशल संवेगात्मक जो है, ये सहानुभूति जो है कौशल संवेगात्मक, ये बुद्धि संबंधित है आपका। ये 4 राइट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। ट्यूशन, मीडिया, सामाजिक संस्कृति। देखिए ट्यूशन में अकेले पढ़ता है ना, तो यहाँ क्या है कि बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। अब मीडिया में जाएगा। देखिए मीडिया, इसमें तो मीडिया जो है इसमें तो समूहीकरण है, सामाजिकरण इसमें भी समूह में है, संस्कृति भी समूह में। लेकिन ट्यूशन में देखिए अकेले रहेगा, तो इसमें लिंग भूमिका ग्रहण नहीं कर, इसमें भेदभाव नहीं। अकेले में क्या करेगा भेदभाव? आपका ट्यूशन से 1 राइट जाएगा। अब देखिए कौन सा एक संवेग? उत्तेजना, स्मृति, डर और ध्यान। देखिए संवेग में उत्तेजना है, उत्तेजना तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत। स्मृति में याद है, ये भी नहीं होगा। ध्यान ये भी नहीं होगा। तो संवेग क्या? डर, क्योंकि जब उत्तेजना होता है तब डर पैदा होता है, इसलिए आपका 3 राइट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जेंडर क्या है? एक आर्थिक अवधारणा है, जैविक अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक सत्ता, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर मतलब लिंग, स्त्री या पुरुष। जेंडर एक आर्थिक अवधारणा। जेंडर का आर्थिक अर्थ से धन दौलत से क्या संबंध है? गलत। जैविक जीव का निर्धारक, ये भी गलत। मनोवैज्ञानिक सत्ता, ये भी गलत। तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, ये समाज का स्ट्रक्चर है जेंडर। ठीक है, तो आपका 4 जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए
निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। प्राथमिक समाजीकरण जहाँ पहले ये सीखने का माध्यम है तो मीडिया। क्या बच्चा शुरू में मीडिया में चला जाता है? गलत। शुरू में ही विद्यालय चला जाता है? बिल्कुल गलत। शुरू में सरकार के पास चला जाएगा? नहीं। परिवार, बच्चा जन्म लेता है परिवार में, शुरू में इसका परिवार से कंसर्निंग है। ठीक है, आपका राइट 2 नंबर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। देखिए, मानव विकास किस अवस्था के बाद परिपक्व होता है? बाल्यावस्था के बाद? बिल्कुल गलत। प्रौढ़ावस्था के बाद? बिल्कुल गलत। शैशवावस्था के बाद? बिल्कुल गलत। किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद क्या होता है? मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व? किशोरावस्था के बाद व्यक्ति, बालक जो होता है वो परिपक्व होने लगता है। आपका राइट 4 जाएगा। अब समझिए ये 27 नंबर का। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे के सीखने गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था में? बिल्कुल गलत। प्रौढ़ावस्था में? बिल्कुल गलत। किशोरावस्था में? बिल्कुल गलत। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे के सीखने गति सबसे ज्यादा होता है? तो ये आपका हो जाएगा शैशवावस्था में। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। यानी 0 से जो 2 साल होता है, ये जो इन्फेंसी है 0 से 2 साल, इसमें मानव विकास का यह अवस्था जो इन्फेंसी है, इसमें बच्चा का सीखने का गति सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होता है। आपका राइट 2 नंबर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किशोरावस्था जो होता है बहुत ही क्रूशियल एज है। यहाँ बालक जो होता है अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन उसका जो पेरेंट्स है उसको छोटा समझता है। ये किशोरावस्था जो है ना उलझन वाली आयु है। किशोरावस्था में बालक जो होता है अपने आप को बिल्कुल ही असहाय महसूस करता है। ये आंधी तूफान का एज है। और किशोरावस्था का सबसे बड़ा जो चरित्र होता है ना, इसमें घनिष्ठ मित्रता, इसमें फ्रेंडशिप जो होता है काफ़ी क्लोजली होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है? किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति होती है? बाल्यावस्था में मित्रता होती है, घनिष्ठ नहीं। शैशवावस्था में चलो कुछ भी बच्चे को उतना मित्रता फ्रेंडशिप का ज्ञान नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता का प्रवृत्ति होता है? किशोरावस्था का राइट 1 जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए। मनोविज्ञान एक शिक्षा, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव के व्यक्तिगत विभिन्नता का। मनोविज्ञान मन का विज्ञान, और मन का विज्ञान किससे संबंध रखता है? व्यवहार से। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होगा? मानव का सिद्धांत, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। शैक्षिक सिद्धांत, ये भी गलत। मानव का व्यक्तिगत विभिन्नता, ये भी गलत। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? मानव के बिहेव का, मानव का जो आचरण है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। आपका राइट 1 नंबर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आज का अंतिम सवाल। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। आप समझिए व्यक्तित्व जो है ना विकास का रिजल्ट है, डेवलपमेंट का रिजल्ट पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। और डी बराबर आप जान रहे हो H गुना ई, यानी मानव का विकास बराबर मानव का व्यक्तित्व। देखिए आपका कौन सा राइट होगा? मानव व्यक्तित्व का परिणाम है केवल आनुवंशिकता, बिल्कुल गलत। खाली आनुवंशिकता नहीं होगा। पालन पोषण शिक्षा, बिल्कुल गलत। केवल वातावरण का नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आप इतना ही समझ लीजिए कि डी बराबर H गुना ई, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लाई डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ही आपका व्यक्तित्व है। तो मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या होगा? आपका आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया। आपका राइट ये 3 नंबर जाएगा। आई होप गाइस आप आज के इस मैराथन वीडियो को पूरी तरह समझे होंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगेगा तो आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और इस वीडियो को अपने के बीच खूब शेयर करेंगे। और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आए तो लाइक अवश्य